7वां दिन है हमारी विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास का। और 7वें दिवस पर हमारे साथ में कुछ और नए मास्टर ट्रेनर्स जुड़ेंगे और उनके साथ अपन इस सत्र को, इस दिन भर आज के दिन को हम और रोचक और आनंददायी बनाएंगे। इस कामना के साथ माँ सरस्वती की आराधना हम लोग करेंगे, उसके बाद विधिवत सत्र प्रारंभ होगा। आप सभी को नमस्कार। और आज हम 7वें दिवस में प्रवेश कर गए हैं। लगभग आधे से अधिक दूरी हमने पूरी की है। नए-नए विषय और मज़ेदार फैक्ट के साथ, कुछ अच्छे विषयों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा हमारी, देश भर के कार्यकर्ता इस पूरी प्रशिक्षण में जुड़े हुए हैं। उसमें चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, सब जगह का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। इस कारण यह वर्ग भी बड़ा रोचक है, प्रशिक्षण भी बड़ा रोचक है। हम लोगों का एक-दूसरे से संवाद हो रहा है और इस पूरे विज्ञान की क्लास में अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटियाँ, असाइनमेंट और होमवर्क, इनके माध्यम से हम अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में इन असेसमेंट्स को आप पूरा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उससे ध्यान में आ रहा है कि आपकी सहभागिता अच्छी है। आप सभी का धन्यवाद हृदय से। और आज हम क्रम थोड़ा कुछ बदलेंगे और सीधे ही आप कल के प्रश्न और कल के उत्तरदाताओं की सूची अपन बाद में शेयर करेंगे। और आज सीधे ही मैं राजेंद्र सिंह जी परमार जी से निवेदन करता हूँ कि वो विज्ञान विषय का विषय प्रारंभ करें। राजेंद्र जी। जी, प्रणाम भाई राजेंद्र जी। साहब। जी, जी, स्वागत है जी, भाई साहब, नमस्कार। सुन रहा हूँ। जी, आप सभी के विषय लिए प्रारंभ। नमस्कार। जी, जी। विज्ञान कक्षा का ये 7वां दिवस है और प्रतिदिन हमारे बीच में कुछ महत्वपूर्ण विषय आते हैं। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके मुख्य विषय हमारे बीच में आए हैं। कल ही हमारे बीच में आपदा प्रबंधन ये विषय भी आया था और साथ में तंत्रिका तंत्र ये विषय हमारे बीच में रहा। उसके पहले विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनके जो कारण हैं, ये सारे विषय हमारे बीच आए। एक महत्वपूर्ण विषय इन्हीं सबसे मिलता-जुलता है और अति महत्वपूर्ण भी है। वो है अपना मानव शरीर की प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी जो है, और उसका जो तंत्र है शरीर के अंदर, उसकी चर्चा हम सब इसमें करेंगे। मोटे तौर पर कुछ फैक्ट्स हैं और उन बातों को लेकर के और हम यहाँ पर कुछ चर्चाएं करेंगे। सामान्यतः समय कम रहता है, इसलिए हम सीधे ही यहाँ पर स्लाइड शो करते हुए विषय यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। सभी का आज की विज्ञान ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। मानव प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ मैन। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है, ये जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी, ये है क्या? स्वाभाविक रूप से हम कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कुछ घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, शरीर की रचना को ध्यान में रखते हुए ये सोचते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, सूक्ष्मतम रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, ये संख्या में बहुत अधिक होते हैं और कई सूक्ष्म जीव तो ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते और हमारे आसपास ही होते हैं। नित्य हमारे शरीर पर वो हमला करते रहते हैं और हमारा शरीर उसका प्रतिरोध करता है। स्वाभाविक रूप से यदि ये सफल हो जाएं,
तो मनुष्य का रहना मुश्किल हो जाए, मनुष्य के शरीर की संपूर्ण प्रक्रियाओं का संचालन होना बहुत मुश्किल हो जाए। और ऐसा होता नहीं है। अनेक सूक्ष्म जीवों के रहते हुए अनेक जो विषैले पदार्थ हैं, उनके प्रभाव से भी हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। स्वाभाविक रूप से जो क्षमता है शरीर के अंदर की, ये विशेष जो क्षमता है जिसके कारण से हम विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु हैं, उसमें मुख्य रूप से 3-4 कैटेगरी का जो हमने वर्णन पहले भी किया था कि ये जो शरीर की बीमारियों के बारे में आया था, तो मोटी-मोटी जो बीमारियाँ फैलाने वाले हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरसेस हैं, कुछ प्रोटोज़ोअन्स हैं और भी अन्य सूक्ष्म जीव हैं। तो ये सारे सूक्ष्म जीव हैं, जो रोगाणु के रूप में हैं, वो शरीर में लगातार रोग फैलाने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ जो टॉक्सिन्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, वो भी लगातार हमारे शरीर में कभी-कभी एंटर भी कर जाते हैं, कभी बाहर से भी उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो हानिकारक प्रभाव है, वो शरीर पर ना पड़े, इस दृष्टि से एक विशेष तंत्र हमारी रक्षा करता है और ये विशेष तंत्र प्रतिरक्षा जो रहता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र की जो प्रक्रिया है प्रतिरक्षा करने की शरीर में, उसको इम्यूनिटी या सामान्य प्रतिरक्षा कहते हैं। ये रोगों से रक्षा हमारी शरीर की स्वाभाविक रूप से होती रहती है। अब जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, स्वाभाविक रूप से जो प्रतिरक्षा का कार्य करता है हमारे शरीर का, विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर को बचाता है, विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थों के प्रभाव से बचाता है। फिर अपन देखते हैं, जब हमने ब्रांचेज ऑफ साइंस पढ़ी थी, तो उसमें एक ब्रांच आई थी इम्यूनोलॉजी। स्वाभाविक रूप से जो इम्यून सिस्टम है या जो अपनी इम्यूनिटी है, इस सब का एक विस्तार से जो अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं, वो इम्यूनोलॉजी है। ये ग्रंथ के रूप में आगे चल करके विस्तार पाता है और उसका अध्ययन विस्तार से हम करते हैं। शरीर की जो व्यवस्था है, रक्षा करने की जो प्रक्रिया है, तो रोगाणु और जो बाहरी पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनसे शरीर की जो रक्षा है, वो सामान्यतः 3 तरह से होती है। और स्वाभाविक रूप से अपन इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि कभी-कभी जब हम किसी विशेष व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हैं, तो उस सुरक्षा में 2-3 घेरे होते हैं। एक जो पहला घेरा होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और एक होती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये 3 तरह की लाइन होती है और उससे उस व्यक्ति की या इंडिविजुअल्स जो वीआईपी रहता है, उसकी सुरक्षा होती है। कभी-कभी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यदि वो अपना काम नहीं कर पाई और सामने वाला शत्रु उसको भेदने में सफल रहा, तो तुरंत ही जो दूसरी लाइन रहती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो एक्टिव हो जाती है और अपना काम करती है और उसका प्रतिरोध करती है, शत्रु का प्रतिरोध करती है। कभी-कभी परिस्थिति ये भी आ जाती है कि उसने फर्स्ट लाइन को भी भेद दिया, सेकंड लाइन को भी भेद दिया। तो जो थर्ड लाइन है, जो विशेष लाइन है, वो भी इससे प्रतिरोध करने की पूरी चेष्टा करती है और शत्रु के जो प्रभाव है उससे व्यक्ति को बचाती है। ठीक इसी तरह का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। जिसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, इसको हम अभेद प्रतिरक्षा तंत्र है। ये सबसे पहला है जो जिसको हमने बाहर से अपन देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, शरीर की रचना है और ऊपर से जो शरीर है वो त्वचा स्किन से ढका हुआ है। और जब भी कोई बाहर का कारक आएगा तो सबसे पहले इन अंगों को इफेक्ट करेगा, कोई अंग उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। तो ये अभेद प्रतिरक्षा तंत्र है। दूसरा है अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको अपन नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम्स कहते हैं। इसको सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस, जो अपना बाहर का तंत्र है, जब कभी वो असफल हो जाए किसी कारण से और रोगाणु या टॉक्सिन पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, तो उस स्थिति में ये जो सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस या नॉन स्पेसिफिक के जो इम्यून सिस्टम है, ये काम करता है। तो मोटे तौर पर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली ब्लड कार्पेसिल्स हैं और अन्य जो द्रव हैं, ये सब उसका काम करते हैं। सामान्यतः अंदर की जो प्लाज्मा झिल्ली है और आहार नाल है, इसके अंदर की भी रचना है, ये सारे जो जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर की भी जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो सब वो काम करती हैं। और तीसरा होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, जिसको अपन ने थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस कहा। ये अति महत्वपूर्ण है, जो शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की जो सेल्स हैं, जब दोनों लाइन अपनी असफल हो जाए इस स्थिति से कि ये प्रतिरक्षा ना कर पाए,
तब ऐसी स्थिति में जो विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र है, ये हमारा काम करता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं और इस तरह की जो अन्य कोशिकाएँ हैं, जो प्रतिरक्षी का काम करती हैं, वो सारा तंत्र विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र है और ये जब कभी असफल हो जाए अपने काम में, तो फिर हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग फैल जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर में कुछ अनियमितताओं के रूप में और बीमारियों के रूप में दिखाई देने लगता है। इसका थोड़ा विस्तार से अपन देखेंगे, जो हमने कहा था कि जो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस है, तो उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से कुछ रोग हैं जो कॉमन रूप से आप जानते हैं कि जैसे हैजा है, प्लेग है, खसरा है, पोलियो है, अतिसार है और आजकल हम जिसकी चर्चा बहुत सारी कर रहे हैं की कोविड-19 की, तो ये जो है ना, ये फर्स्ट लाइन सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करेगा? तो स्वाभाविक रूप से जो स्किन है, चाहे वो नोज की स्किन हो या माउथ की स्किन से हो, यहाँ से प्रवेश रक्षा की दृष्टि से प्रतिक्रिया करेगी। ये पहला काम रहता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस है, ये पहला काम करती है। तो उसमें अपन देखते हैं कि जो त्वचा है, भीतरी अंगों की प्लाज्मा झिल्ली है और जो अंग भी बने हुए हैं, जब सबसे ऊपर आउटर लेयर्स ऑफ द एनी ऑर्गन्स, वो इस काम को करते हैं। दूसरा जो भाग हमने बताया है कि अविशिष्ट जो प्रतिरक्षा तंत्र है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, जिसे हमने सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस कहा है। इसमें फिर शरीर के अंदर की और भी प्रक्रिया जटिल है। जब पहला लाइन जब असफल हुई, तो अपन देखते हैं कि उसके बाद शरीर के अंदर कुछ अन्य प्रतिक्रिया होती है अंदर से भाग से। तो सामान्य जो कोशिकाएँ रहती है शरीर की, वो कभी-कभी जो रोगाणु अंदर प्रवेश कर भी गया फर्स्ट लाइन को भेद करके, तो उस स्थिति में जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है, उसके माध्यम से कुछ शरीर की जो विशेष कोशिकाएँ हैं, उन रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। जो भी पैथोजेन्स हैं, उनको भक्षण कर लेती हैं और नष्ट कर देती हैं। एक तो सामान्य सी प्रक्रिया ये है। कभी-कभी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप में जब कभी एंटर कर भी जाते हैं, तो शरीर में इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस है, सूजन के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। फिर कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं, जैसे हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है और अपन ये देखते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, उस रूप में ये भी अपना काम करते हैं और बेसोफिल्स से जो स्रावित होते हैं, केमिकल्स भी अपना प्रतिरक्षा का काम करते हैं। कभी-कभी जो अपन देखते हैं कि ऐसी स्थिति में जब प्रतिक्रिया होती है, तो शरीर में ज्वर ये आ जाता है और वो ज्वर प्रतिक्रिया के रूप में होता है। तो उसको भी ठीक करने की दृष्टि से एंटीपायरेटिक जो दवाएँ हैं, वो अपन इसमें देते हैं। फिर अपन देखते हैं इंटरफेरॉन्स कुछ सेल्स जो होती रहती हैं, जो विषाणुओं द्वारा जो संक्रमित सेल्स हैं, उनको इंटरफेरॉन्स बोलते हैं और स्वाभाविक रूप से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्राव करती हैं और उससे अपनी प्रक्रिया को करती हैं। इस तरह की जो कभी-कभी जो सिस्टम्स अपन देखते हैं कि जो प्रतिरक्षा इस तरह की होती है, जिसको उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। एक बार ये प्रतिरक्षा शरीर में विकसित हो जाए, तो वो फिर जीवन भर रहती है। इसको उपार्जित प्रतिरक्षा भी कह देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे अपन आजकल चर्चा कर रहे हैं, यदि वैक्सीन सफल होता है, तो उस स्थिति में शरीर के अंदर कुछ इस तरह के एंटीबॉडीज़ बन जाएँगे, जो फिर जीवन भर हमारे शरीर की इस रोग से सुरक्षा करेंगे। ऐसा वो अपन वर्णन करते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र जो तीसरा महत्वपूर्ण तंत्र बताया था, जब दोनों तंत्र असफल हो जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपार्जित रक्षा तंत्र जो है, जिसमें तृतीयक रक्षा पंक्ति भी कहते हैं, उसको हमने बार-बार उल्लेख किया है। इसमें लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स, ये शरीर के अंदर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये विशेष प्रकार की जो कोशिकाएँ हैं शरीर के अंदर की और इनमें मोटे तौर पर 2 तरह की जो सेल्स हैं, एक को कहते हैं बी सेल्स, एक को कहते हैं टी सेल्स। जब वो बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर के स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, तो उसके पास कुछ क्षमता इन्नेट बिहेवियर की तरह होती है प्रतिरक्षा के लिए, जन्मजात होती है वो क्षमताएँ और वो बच्चा स्वाभाविक रूप से कई बीमारियाँ बच्चों में होती हैं, पर बड़े होने पर उसमें नहीं होती। अब ऐसी स्थिति में जब वो बालक है, छोटा बच्चा है, तो उस दृष्टि से उसकी जो बोन्स रहती है, हड्डी रहती है, वो पूरी विकसित नहीं होती। तो उस स्थिति में उसकी जो लीवर सेल्स हैं, लीवर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिकाएँ बनती हैं इस प्रतिरक्षा की दृष्टि से, वो बी सेल्स हैं और
तरल प्रतिरक्षा तंत्र का ये निर्माण करती हैं। प्लाज्मा सेल्स के रूप में ये रहती हैं स्वाभाविक रूप से, और कभी-कभी जो एंटीजेन्स होते हैं, प्रतिवेश होते हैं, उसके प्रति ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशंस करती हैं, और ये एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशंस होता है, तो वो अपने शरीर का फिर रक्षा का काम वो करती रहती हैं। स्वाभाविक रूप से एक विशेष प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, उसका ये फॉर्मेशंस करते हैं। तो जो लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन प्रोटीन, अब जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो इस काम को निर्माण के द्वारा ये काम होता है। ये भी महत्वपूर्ण सेल्स हैं बी सेल्स। एक होती है टी सेल्स, जो स्वाभाविक रूप से है जब अ, बालक के बाद कभी वयस्क हो गया, एडल्ट्स हो गया, तो एडल्ट के अंदर यही काम फिर बोन्स के अंदर होने लगता है, बोन्स के अंदर ये सेल्स बनने लगती हैं, और वहां से निकल करके सीधी ही अपन देखते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उस थाइमस ग्लैंड में भी जाती हैं टी सेल्स, और यहाँ से कभी-कभी संचय के रूप में जो हमारा प्लीहा है और जो लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ पर एक कलेक्शन इसका बना रहता है, जब आवश्यकता अनुसार इसका काम हो जाता है। आ रहा हूँ सर। तो बी सेल्स जो है, और ये जीवन भर रहती है, लंबे आयु काल है और जीवन भर अपने शरीर में रहती हैं। पर टी सेल्स का जो आयु काल है वो छोटा है, 4-5 साल इसका आयु काल है, तो इसके अनुसार धीरे-धीरे ये कम होती जाती है। अब संख्या में कम हो जाती है, तो सीधे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो अभी हमने 3 तरह का प्रतिरक्षा तंत्र देखा है, अभेदी प्रतिरक्षा तंत्र, अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र और विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र। अब अपन देखें कि कुछ जो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम्स की, जो बी सेल्स की अपन ने बात की है, जो किलर सेल्स की तरह फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करती हैं, रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। कुछ सप्रेसर सेल्स होती हैं जो प्रतिरोध करती हैं। कभी-कभी शरीर में क्या होता है कि समझ नहीं पाती हैं सेल्स, और शरीर की अंदर की कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती हैं, उनको पैथोजेंस मान लेती हैं। ऐसी स्थिति में शरीर की कोशिकाएं नष्ट ना हो, उपयोगी कोशिकाएं नष्ट ना हो, इसमें सप्रेसर सेल्स उसमें सहयोग करती हैं। एक महत्वपूर्ण सेल्स होती है मेमोरी सेल्स, जिनको याददाश्त जो होती है बहुत अच्छी होती है, और कभी-कभी शरीर के अंदर एक बार एक्वायर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए, तो फिर जीवन भर नहीं होती है, और ये याददाश्त उसमें बनी रहती है। अपन कहते हैं कि प्लीहा और लिम्फ नोड के अंदर जो संचय होता है इनका, स्वाभाविक रूप से प्रारंभ से लेकर के और वयस्क तक जीवन भर ये स्मृति बनी रहती है, ये सेल्स उसमें उसका काम करती हैं। अब बच्चों में जो रोग एक बार हो जाते हैं, कई बार अपन देखते हैं कि बड़ों में नहीं होते, जीवन भर नहीं होते, तो मेमोरी सेल्स उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं, और इसी के लिए मेमोरी सेल्स उत्तरदायी रहती हैं। अब इसको थोड़ा-सा और विस्तार पाते हैं कि प्रतिरक्षा के सामान्य जो प्रकार हैं, 2 मुख्य उसके प्रकार हैं, एक को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और एक को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, स्वाभाविक रूप से शरीर के अंदर 2 तरह से ये प्रक्रियाएँ होती हैं। एक तो कभी जो बॉडी है मनुष्य की, उसके अंदर ही एंटीबॉडीज़ यदि बनते हैं, और किसी प्रक्रिया द्वारा अंदर ही एंटीबॉडीज़ की को बनाने के लिए और उसकी इम्पल्स प्रेरणा अपन देते हैं। इम्यूनिटी बाद से कोई एंटीबॉडीज़ थोड़ा-सा उधर से इंजेक्ट करा करके फिर इस प्रक्रिया को यदि करते हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी 2 तरह का भाग है। तो स्वाभाविक है प्रतिरक्षी युक्त जो सीरम है, पृथक से यानी अलग से बाहर से दिया जाए, तो पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे 2 महत्वपूर्ण उसके प्रकार हैं। एक भाग है जो अपन देखते हैं आजकल बहुत चर्चा चल रही है वैक्सीनेशन की। स्वाभाविक रूप से बहुत लंबे अंतराल पर ये वैक्सीन लगते रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि वैक्सीन की जो प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक रूप से एक ऐसा उपाय है जिसमें किसी प्राणी को प्रतिरक्षा है उसके लिए तैयार किया जाता है, और इसमें एक जो कमजोर रोग कारक रहता है, पैथोजेंस रहता है, उसको मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कराते हैं, जिससे जो रोगाणु है उसके प्रति प्रतिरक्षा करते हैं। रोग, इसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। ये पूर्ण प्रतिरक्षा की दृष्टि से ऐसे करते हैं। सामान्यतः ऐसा बताते हैं कि 2 या 3 डोज वैक्सीन के दिए जाते हैं, और जो अंतिम डोज रहता है जिसमें कि संपूर्ण प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है, उसको बूस्टर डोज कहा जाता है। डिप्थीरिया है, पोलियो है, टिटनस है, चेचक है, कुकर खांसी है, ऐसे सब रोगों की दृष्टि से जो कभी-कभी समय-समय पर वैक्सीन अपन ने लगवाए होंगे, वो अपने उनमें से कई रोगों के हम लोगों को भी लगे होंगे। तो ये सारा काम और काफ़ी हद तक
भारत के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी इसमें सफलता मिली है और बहुत सारे रोग समाप्त हुए हैं। इसका ये सारी वैक्सीन शुरू हुई। अब जो ये इसी की प्रक्रिया चल रही है, यदि इसमें हम लोग सफल हुए, तो इस रोग के प्रति भी हम इस तरह की क्षमता विकसित कर लेंगे और आगे चल करके इस तरह का रोग नहीं होगा। अब अपन देखते हैं कि जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, इसकी जो रिएक्शन होती है, स्वाभाविक रूप से जो रोग कारक हैं, तो क्या उसके प्रति शरीर के अंदर जो प्रचलन होता है, तो वो सारी चीज करते हैं। तो जो रोग कारक हैं, पैथोजेंस हैं, वो सब एंटीजेंस हैं, चाहे उसमें किसी भी तरह के, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोन्स हो, यानी अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो शरीर के अंदर इस तरह की हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये सब एंटीजेंस हैं जो लगातार। जो एंटीबॉडीज हैं, स्वाभाविक रूप से इस एंटीजेंस के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, जो शरीर के अंदर विशेष प्रकार की जो सेल्स बनती हैं, जिस तरह का काम करती हैं, वो हमारी प्रतिरक्षीय एंटीबॉडीज हैं। विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो इस रूप में काम करती है। अब सामान्यतः अपन देखते हैं कि शरीर के अंदर जो प्रोटीन है, ये देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन है, इस रूप में ये है। तो ये 3-4 तरह की होती है, अमीनो एसिड की एक श्रृंखला रहती है, उसका विस्तार जब कभी आप अध्ययन करते हैं तो संश्लेषण उसमें आता है। तो ये 4-5 तरह की इस तरह की प्रोटीन है, इसमें अपन देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन एम है, इम्यूनोग्लोबिन जी है, इम्यूनोग्लोबिन ए है, इम्यूनोग्लोबिन डी है, इम्यूनोग्लोबिन ई है। तो ये सब जितने हैं, जैसे जीवाणु, लाइसिन, टिटनेस इत्यादि, ये सारे रोग की दृष्टि से ये काम होता है। फिर एक भाग कहीं चर्चा अपन करते एंटी राजन जी थोड़ा नेटवर्क की तो ये प्रॉब्लम आ तो रही है। प्रक्रिया ठीक है, अपन ने वैक्सीनेशन किया रोग में, ये स्वाभाविक रूप से भी है। पर जी जी, हाँ जी, तो आवाज आ रही है? जी आ रही है, थोड़ी कट रही है, इसलिए थोड़ा नेटवर्क में कहीं प्रॉपर हाँ अगर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जी मैं आप जारी बदलता हूँ। रखिए, जारी हाँ, रखिए, जी जी जारी रखिए। जी 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 जी। तो एंटी सीरम जो अपन देखते हैं कि रोगों से लड़ने के लिए कभी कभी क्या होता है कि बाहर किसी जीव के अंदर इस तरह की क्षमता विकसित की जाती है जो उसका ब्लड है। ब्लड के अंदर जो उसका अगर थक्का बना दें तो उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ है, वो स्वाभाविक रूप से प्लाज्मा जो सीरम है, उसको निकाल करके वहाँ थोड़ा-सा विकसित किया जाता है और वहाँ से फिर शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर में उसको इंजेक्ट कराते हैं। तो ये स्वाभाविक है, जो अलग-अलग रोगों के लिए अलग-अलग सीरम, एंटी सीरम तैयार किए जाते हैं, ये भी एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा की दृष्टि से उपयोग किए जाते हैं। और इससे जो अपन जैसे देखते हैं कि कभी गाय के अंदर, कभी घोड़े के अंदर या अन्य स्तनी के अंदर इस तरह का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर ये जब प्रक्रिया करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो ब्लड रहता है उसको थक्के के रूप में जमा लेते हैं और जो बचा हुआ सीरम है उसको निकाल लेते हैं और उसको फिर इंजेक्शन के माध्यम से एंटी सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है और उसको काम करते हैं। अब जैसे कभी-कभी विशेष परिस्थिति में जैसे कुत्ता काट लेता है, कुत्ते के काटने से रेबीज के होने की संभावना रहती है, तो इसका जो इंजेक्शन दिया जाता है इस एंटी सीरम का, वो उससे बनाया जाता है, तो उससे रेबीज है, ऐसे ही सर्प विष है, उसका भी इस तरह से छोटा, पहले कम प्रभाव वाला जो रहता है, इसको भी अपन करते हैं। तो सल्मोनेला इत्यादि इस तरह के जो हैं, इनको भी एंटी सीरम के माध्यम से प्रतिरक्षा विकसित करते हैं। अब कुछ सामान्य व्यवहार की दृष्टि से भी अपन देखें तो कई तरह के आजकल वैक्सीन है, एंटी सीरम है और भी अन्य माध्यम हैं जिससे हम प्रतिरक्षा को विकसित करते हैं। सामान्यतः ये जो प्रतिरक्षा होती है 5 तरह से हम उसका वर्णन करते हैं। एक तो होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, स्वाभाविक रूप से जो बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर के स्वाभाविक रूप से परमात्मा जो हमें क्षमता देते हैं प्रतिरक्षा की, वो सारी इन्नेट इम्यूनिटी है। प्राकृतिक उपार्जित सक्रिय प्रतिरक्षा है, जो प्रकृति ने हमारे लिए इस तरह से दी है और वो अपन देखते हैं कि शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से एंटीबॉडीज बनते रहते हैं। जब भी कोई पैथोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया के लिए हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से एंटीबॉडीज बनते रहते हैं और इस काम को वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और शरीर की रक्षा हो जाती है। फिर प्राकृतिक उपार्जित जो निष्क्रिय इम्यूनिटी है, तो इस उसी तरह से है कि स्वाभाविक रूप से है तो नेचुरली
पर वो शरीर के बाहर कुछ इस तरह के एंटीजेंस एंटीबॉडीज को विकसित करते हैं और फिर बाद में मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं, पर दोनों प्रक्रियाएं नेचुरली होती हैं। फिर आर्टिफिशियल भी दोनों तरह की प्रतिरक्षा को विकसित करते हैं, एक्टिव भी और पैसिव भी। कभी-कभी एंटीबॉडी शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, तो ये दोनों तरह की सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा इस तरह से इसका वर्णन अपन करते हैं। ये अपन देख भी रहे हैं चार्ट से यहाँ पर नीचे कि ये स्वाभाविक रूप से इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, एडप्टिव इम्यूनिटी है और ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। आजकल आर्टिफिशियल पर भी बहुत सारा काम है, वो सफल भी होने लगी है सारी प्रक्रिया। तो उसमें पैसिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव फिर ये अपन देख रहे हैं कि एक्टिव इम्यूनोलाइजेशन, तो इस प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ अनियमितताएं हैं जो कभी-कभी प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे अति संवेदनशीलता शरीर के अंदर, कभी-कभी क्या होता है पैथोजेंस इस तरह के रहते हैं और उसके प्रति शरीर जबरदस्त प्रतिक्रिया में वो शरीर के अंदर होते हैं, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, गुलाबी चकत्ते पड़ जाते हैं, तुलसियों के रूप। और उनके कई कारण हो जाते हैं, कभी किसी को कपड़े से एलर्जी हो जाती है, किसी को भोजन से एलर्जी हो जाती है, कुछ विशेष प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ हैं, कुछ धूल इत्यादि के कण हैं, तो कारक कोई भी हो सकते हैं, पर इस तरह की अति संवेदनशीलता वो शरीर यहाँ पर व्यक्त करता है, ये एलर्जी के रूप में वो दिखाई देती है। फिर अपन देखते हैं कि क्रोनिक एनीमिया है शरीर के अंदर जब बन जाता है, ये भी स्थिति बन जाती है, दीर्घकालीन रक्ताल्पता है। कभी-कभी क्या होता है कि आरबीसी शरीर के अंदर बनते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं पर्याप्त मात्रा में। पर कभी-कभी जो बोन्स के अंदर जो आरबीसी रहते बनते तो हैं, पर वो उतनी मात्रा में जितनी संख्या में वो बनते हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। माने वो हड्डी से जब बाहर नहीं निकलते, तो फिर ब्लड के अंदर नहीं आ पाते और अपना काम नहीं कर पाते हैं, ऐसी भी स्थिति। तो इसमें दीर्घकालीन रक्ताल्पता की स्थिति बन जाती है। फिर मायोस्थेपनिया है, जो पेशियाँ नष्ट होने लगती है ऐसी स्थिति में, तो ये एक भी रोग की अवस्था, अनिमित्ता की अवस्था बन जाती है। एक दीर्घकालिक हेपेटाइटिस है, इसमें जो शरीर का जो लीवर है, उसकी कोशिकाएँ नष्ट होने लगती हैं, तो ये भी स्थिति आती है क्रोनिक। एक खाँसी में तो रोग होता है, जो थायराइड ग्रंथि है, ये ग्रंथि ही नष्ट होने लगती है, उसकी जो सारी कोशिकाएँ हैं इस रोग में, वो नष्ट होने लगती हैं और थायराइड से सीधे प्रभावित होती है। जो स्वाभाविक रूप से है कि जो अपना अंदर अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि जिसको बोल देते हैं, दोनों काम करती है वो। तो अग्न्याशय जो है पैंक्रियाज, वो विशेष प्रकार की जो कोशिकाएँ हैं उससे वो हार्मोन्स का स्राव करती है, एंजाइम्स का स्राव करती हैं, वो इस काम को करती है। तो मधुमेह जो रोग है, ये भी अनियमितता के रूप में उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर कुछ संकेत दे रहे हैं कि हार्मोनल तंत्र, शरीर का जो हार्मोनल तंत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है और उससे मिलता-जुलता है, क्योंकि जो हमने कल बात की थी कि एक समन्वय कोऑर्डिनेशन है और कोऑर्डिनेशन शरीर के अंदर का इसके माध्यम से बनता है। विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन सिस्टम है, वो इस काम को करता है। तो मोटी-मोटी ग्रंथियों का नाम अपन यहाँ पर दिया है और यहाँ पर संक्षेप में केवल इतना बताएंगे, जैसे पीयूष ग्रंथि है, जिसको शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। फिर पीनियल बॉडी है और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि थायराइड है, एड्रिनल है, पैराथायराइड है, गोनड्स हैं, अग्न्याशय है, प्लेसेंटा है, इत्यादि इत्यादि। इन सभी से विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर का संपूर्ण कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल इस दृष्टि से भी बड़ा काम करते हैं। और इसी में कभी-कभी कुछ जीवों के अंदर वो फीरोमोन्स के रूप में भी रहते हैं, जैसे चींटी है, चींटी बहुत दूर से गंध को फीरोमोन्स के माध्यम से अपने दूसरी चींटियों तक भेज देती है। इस तरह से ऐसा फीरोमोन्स का भी वो हार्मोन का दूसरा भाग है, ऐसा अपन पढ़ते हैं। पर इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें ये ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध सीधे ही हम इम्यूनिटी से प्रतिरक्षा सकते हैं।
नाम देने का मतलब यही है कि तो एक जो थाइमस ग्लैंड, जब अपन देखते हैं कि हृदय के नीचे 2 पॉली में ये रहती है मुझे। हो राजन जी का नेटवर्क, चलिए कोई बात नहीं। राजन जी जब तक नेटवर्क में आ रहे हैं, क्योंकि आज मुझे लगता है भोपाल में पानी ज्यादा गिर रहा है क्या राजकुमार जी? भाई साहब पानी तो कल से ही गिर रहा है, अच्छा, लेकिन आज वेदर बहुत खराब है। आज वो हवाएं चल रही हैं इस प्रकार से। वो भाई साहब फिर कनेक्ट हो गए हैं परमार जी। हाँ हाँ, देखिए देखिए उनको को होस्ट बना दीजिए। राजन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? राजन जी, आप लोग भी थोड़ा। डिस्कनेक्ट हो गया था आपकी। जी, जी जी, जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आप बंद हो गया था। बिल्कुल जी, जी। जारी रखिए, बस जारी 2 मिनट की बातचीत इसमें जी जो जी जी सीधे नहीं हुआ। जी जी तो जी मेरा कहना ये था कि जो जी, अ, अपने शरीर के अंदर जो थाइमस ग्लैंड है, इसको प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहते हैं। इससे जो थाइमोसिन हार्मोन है, जिसमें मैंने कहा था कि टी सेल्स जो विशेष रूप से इसके अंदर रहते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कभी-कभी टी सेल्स की संख्या यदि बहुत कम हो जाए, तो शरीर में कैंसर जैसे भी भयानक रोग की परिस्थिति भी बन जाती है और शरीर की प्रतिरक्षा एकदम प्रभावित होती है और कई ऐसे रोग जो कभी होते नहीं है, वो भी होने लगते हैं। कभी-कभी अपन कहते हैं कि 40-50 साल के बाद ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो उसका कारण भी यही रहता है कि जब टी सेल्स ब्लड के अंदर रहती हैं, वो यदि हमारे शरीर से चली जाएँगी, तो बुढ़ापे के समय या वयस्क होने पर, उम्र बढ़ने के साथ ये जो थाइमस ग्लैंड रहती है, छोटी होती जाती है और बुढ़ापे तक आते-आते नष्ट भी हो जाती है और स्वाभाविक रूप से जैसे ये प्रभावित होती है, तो टी सेल्स की संख्या भी बहुत कम बनने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि उस अवस्था में हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ये उसका मूल कारण है। इसलिए टी सेल्स की सुरक्षा की दृष्टि से, और ये लंबा आयु काल भी नहीं है, 4-5 साल बनती है, फिर उसके बाद बनती रहती हैं। पर एक 40-50 साल तक यदि संरक्षित रहीं जितनी टी सेल्स, वो शरीर की प्रतिरक्षा करेंगी। तो ऐसा उसका उल्लेख है। कुल मिलाकर के विस्तार से अपन लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और करते ही हैं। सभी कक्षाओं में इनको विस्तार से रखते हैं। ये कुछ तकनीकी पक्ष अपन ने यहाँ पर स्मरण किए हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिर कभी इसके बारे में और विस्तार से चर्चाएँ होंगी। धन्यवाद, धन्यवाद राजन जी। और राजन जी ने जिस प्रकार से हमारे बीच में विषय रखा, जीव विज्ञान का एक भाग था हमारे, चूंकि हर दिन जो है एक एक विषय हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो राजन जी के इस विषय से हम लोगों को जो बातें ध्यान में आई हों, वो फटाफट 30 सेकंड में चैट बॉक्स में लिखिए। क्या क्या चीजें हम लोग नेटवर्क के बाद भी हम पकड़ पाए हैं, वो चीजें चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए, यस, हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रिया नारंग जी लिख रही हैं, बहुत बढ़िया। जो जो आपको ध्यान में आया इस पूरे, बिल्कुल। रोहित कुमार जी, ठीक है। अनु जी, नीता कुमारी जी, इम्यूनिटी, ओके। कल्याणी शाह जी, एंटीजन, ओके। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दिलीप कुमार जी, बहुत बढ़िया। मंजू भदौरिया जी, रोहित जी, कल्याणी शाह जी, लिखते जाइए, बहुत बढ़िया। राजन जी देख रहे हैं हमारे इस पूरे उसको। और जैसे कि आज का हमारा जो चर्चा का विषय होगा, वो आप लोगों की स्क्रीन पर भी मैं डाल रहा हूँ, जब तक आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए। आज का हमारा जो चर्चा का विषय होगा, विज्ञान लोगों के लिए और विज्ञान के लिए लोग, बड़ा अच्छा विषय है और इसमें कई भाव छुपे हुए हैं। इसलिए अभी बीच में हमारे और विषय आएंगे, उसके बाद में जो समूह चर्चा होगी, इस विषय को हम लोग चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, विज्ञान लोगों के लिए और विज्ञान के लिए लोग। चलिए, जब तक आपने, काफी कुछ लोगों ने यह हम लोगों के ये लिख दिए, ठीक है, धन्यवाद। और सीधे ही एक नए विषय के लिए हमारे बीच में एक नए मास्टर ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी, और को होस्ट बना दिया, ओके। सौरभ पवार जी, सौरभ जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं भोपाल से, और काफ़ी योग्य आईटी के जानकार हैं। और साथ ही जैसे अपन कह रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान, यह भी एक भाग है हमारा।
और सौरभ जी, जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, इन्होंने ग्रेजुएशन किया यूआईटी से 2004 में, बी इन आईटी, और उसके बाद एमएनसी जो है उसमें 15 वर्षों तक जो है सर्विस दी। अभी अमेरिका से भारत आए हैं, लगभग 15 वर्ष अमेरिका में रहे हैं, और प्राइमरी एक्सपीरियंस है डाटा एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग में। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है हमारे सम्मुख, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कई शब्दों को कोड किया है। इसलिए आज से कुछ विषय सिम्मी जी हमारे बीच में लेने वाली, सिम्मी त्यागी जी जो गाजियाबाद से जुड़ी हैं, और उसमें जो बेसिक जो शब्द आए हैं विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान के, उन विषयों को आज हमारे बीच में ये रखने वाले हैं, और काफी योग्य व्यक्ति हैं हमारे बीच में, और आज इस विषय की प्रस्तुति करेंगे। सौरभ जी ये पूरे देश भर से जुड़े हुए विद्या भारती के जानकार आचार्य, प्रधानाचार्य हैं, और ये जो साइंस की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है उसके तहत ये जो है कंप्यूटर साइंस, इस विषय के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से ये लाभकारी हमारे लिए सत्र होगा। मैं सीधे ही सौरभ जी से आमंत्रित करता हूँ कि अपने विषय की प्रस्तुति करें। सौरभ जी आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत आपने बता ही दिया। समरी में वही है कि आईटी से ग्रेजुएशन किया था 2004 में यहीं भोपाल से। उसके बाद से काम कर रहा हूँ बैंगलोर में। काफ़ी मतलब 2-3 कंपनीज जो एमएनसीज हैं उनमें काम किया है, और उनके थ्रू काफ़ी क्लाइंट्स ऑल ओवर द ग्लोब उनके लिए काम कर चुका हूँ। तो जैसा आपने बताया, हाँ यूएस में था, अभी लौटा हूँ कुछ टाइम पहले। तो इतना काफ़ी है आई थिंक। जो प्रेजेंटेशन करना है मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, तो लेट्स गो थ्रू द टॉपिक्स आपने जो जो बताए हैं। एक एक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वैसे सारे के सारे टॉपिक्स वो काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं आज के टाइम में। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी रिसर्च चल रही है, काफ़ी काम चल रहा है, इवॉल्विंग सब्जेक्ट्स हैं। तो एक एक अपने आप में पूरा दिन ले सकता है अगर डिस्कशन की बात करें तो। लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे कि एक एक चीज़ क्या होती है और कैसे काम में लाई जा रही है। तो मैं स्लाइड डेक एक शेयर करता हूँ। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है शेयर करने में, एक सेकंड दीजिए ज़रा। ओके ओके, हाँ ठीक ठीक, आ गया। बताइए अगर आप देख पा रहे हैं। हाँ दिख रही। जी, तो एक काफ़ी हॉट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। काफ़ी सुनने में आता है, बातें होती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, काफ़ी रिसर्च पे भी पैसा खर्चा हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या? अगर इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस इज समथिंग नेचुरल, मतलब कि इंसानों में होती है इंटेलिजेंस जिसका यूज़ करके वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। और कुछ जानवरों की अगर बात करें तो जैसे कि चिंपैंजीज हुए, उन लोगों को ट्रेन किया जाता है लिखने में, पेंटिंग करने में, तो उनमें भी इंटेलिजेंस होती है जिसको कि ट्रेन किया जा सकता है। डॉल्फिन्स होती हैं जिनको ट्रेन किया जा सकता है। तो ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस की बात है। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हाउ कैन नेचुरल इंटेलिजेंस बी कॉल्ड आर्टिफिशियल? तो आर्टिफिशियल हम इंटेलिजेंस को तब कहते हैं जब हम इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं मशीन्स में। मशीन की बात करें तो हमेशा से मशीन कोई रोबोट नहीं होती है जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है। इट कैन बी अ सिंपल प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अगर प्रोग्राम को ऐसा बनाया जाए कि वो सोच सके और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करे,
तो हम कहते हैं कि काफ़ी हद तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर दी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम लिख दिया और वो इनेबल हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इट्स अ इवॉल्विंग प्रोसेस अगेन। तो अगर एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए, तो अगर आपने कभी कंप्यूटर के साथ चेस खेला होगा, तो चेस अगर आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, अगर आपने उसको कुछ ऐसी चाल चली हैं जो कि वो समझ नहीं पाया, तो वो याद रख लेता है। आप उसको दोबारा अगर गेम खेलेंगे, आप वही चालें चलेंगे, तो वो पकड़ लेगा आपको। तो वो सीख रहा है। वो प्रोग्राम ऐसे लिखा गया है कि वो सीखता है आपके मूव्स और फिर उसको अडैप्ट करता है, ताकि तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, वो लर्निंग अप्लाई कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अगर अच्छे से समझे, तो वो यही बात है कि कोई चीज़ को समझना और उसको अप्लाई करना जो कि उसको पहले नहीं बताया गया है, तो वो उसको सीख रहा है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो काफ़ी ऑटोनोमस कार्स की बात होती है। यूएस में मैं था तो टेस्ला थी मेरे पास। टेस्ला इलॉन मस्क की कंपनी है जो कि ऑटोनोमस कार्स बनाती है, जिसमें कि अगर आप बैठे हैं तो आप उसको ऑटो पायलट पे चलाएंगे तो कार खुद से चलती रहती है। ऐसी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कार एक लेन में चल रही है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए कार में बहुत सारे कैमरेज लगे होते हैं जो कि वो इमेज प्रोसेसिंग करते हैं ताकि कार एक ही लाइन में चलती रहे। ट्रैफिक कब हो रहा है, कैसे स्लो डाउन करना है, कैसे फास्ट करना है, अगर सिग्नल आ रहा है तो गाड़ी को रुकना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें डाली गई हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा, इट्स इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। अभी भी किसी भी कोई भी कंपनी की बात कर लें, इवन टेस्ला, उनकी कार्स 100% प्रूफ नहीं हुई हैं। तो उसमें भी आप न्यूज़ में देखेंगे कि एक्सीडेंट हो गया कभी, कार समझ नहीं पाई, सिचुएशन पे अडेप्ट नहीं कर पाई। तो इवॉल्विंग प्रोसेस है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली हो जाएगा। नाउ अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्या है, जब इंसान वो काम कर सकता है, इंसान गाड़ी चला सकता है, तो फिर कार को खुद से चलने की क्या ज़रूरत है। तो उसमें बात ये आती है कि इंसान कर सकता है, लेकिन इंसान के काम करने की लिमिटेशन होती है। अगर आप कार चला रहे हैं, अगर आपको 1000 किलोमीटर चलना है, आप स्टार्ट जब करेंगे तो आप बहुत अच्छे से चलाएंगे गाड़ी। उसके बाद में थोड़े टाइम बाद थकान होने लगेगी, तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिप हो जाएगी। अगर आप रात में गाड़ी चला रहे हैं तो फिर फटीग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा है, कारों की रोशनी। मशीन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मशीन के साथ, मशीन का अगर हार्डवेयर वैसा बनाया गया है तो इट कैन रन फॉर एवर। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोस्टली यूज़ आता है रिपीटेटिव काम को, जो इंसान करते हैं उसको, इंसान को हटा के अगर मशीन से कराया जाए, तो उसी इंसान को के काम, मतलब कि जो आवर्स हैं, उसको और थोड़ा प्रोडक्टिव काम में यूज़ किया जा सकता है। तो ऑटोमेशन की जो बात करते हैं, तो ऑटोमेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ होता है। दूसरा अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आजकल फ़ोन्स में अमेज़न का एलेक्सा है फॉर एग्ज़ाम्पल। आप एलेक्सा को बोलते हैं तो एलेक्सा काम कर देती है, जो भी आप बोलें। तो दैट्स अनदर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है। तो अगेन इट्स इवॉल्विंग प्रोसेस, क्योंकि एलेक्सा जब इंडिया में आया तो एलेक्सा को डिज़ाइन किया गया था अमेरिकन एक्सेंट समझने के लिए। इंडियन एक्सेंट समझ नहीं पाता, तो धीरे धीरे अडेप्ट किया, उसको इम्प्रूव किया सॉफ्टवेयर। अब एलेक्सा इंडिया में भी अच्छे से काम कर लेता है। तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एडवांसमेंट है। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। चैट बॉट्स हैं फॉर एग्जांपल। आप कोई बैंकिंग की वेबसाइट पे अगर जाते हैं, और फॉर दैट मैटर कोई भी अगर वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ से आपको सर्विसेज चाहिए, तो नीचे कॉर्नर में ऑटोमेटिकली एक चैट विंडो ओपन हो जाती है और वो आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछता है। उसकी बेसिस पे या तो मोस्टली वो खुद ही रिस्पॉन्ड कर देता है,
या फिर वो फिर आपको राउट कर देगा एक एजेंट पे जो कि स्पेसिफिकली उसी प्रॉब्लम के लिए एक्सपर्ट है। तो ये सारे एप्लीकेशंस अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि पूरा लैंडस्केप अगर की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की हमने बात की, जो कि है न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंटिंग, उसका बहुत यूज़ है आजकल सब जगह। तो वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। अगेन स्लाइड में लिखा हुआ है और कौन कौन सी एप्लीकेशन है। चैट बॉट्स की हमने बात की, रियल टाइम इमोशन एनालिटिक्स हैं, वर्चुअल कंपेनियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी रियल लाइफ में आई भी नहीं है, पे काम हो रहा है, धीरे धीरे हमको देखने को मिलेंगी। मूविंग ऑन, जो भी मैंने कहा, यू नो ये सब टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। अगर पढ़ें इसको तो इट सेज द सेम थिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, is intelligence demonstrated by machines, unlike the natural intelligence displayed by humans and animals. Leading AI textbooks define the field as the study of intelligent agents, any device that perceives its environment and takes actions that maximize its chance of successfully achieving its goals. Colloquially, the term artificial intelligence is often used to describe machines or computers that mimic cognitive functions that humans associate with the human mind, such as learning and problem solving. तो जो भी हमने बात की कि इंसानों जैसा ही सोचने समझने की शक्ति अगर मशीन को दे दी जाए तो उस फील्ड को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये एक टर्म हुआ। सेकेंड टर्म जो कि सुनने में आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑल्सो रेफर टू एज IoT। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? पहले तो इंटरनेट था, इंटरनेट समझ में आया, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो इंटरनेट, ट्रेडिशनल इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट होता था नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट कैन टॉक टू ईच अदर, कंप्यूटर्स हुए, सर्वर्स हुए, फोन्स हुए। ये सब चीज़ें जब इंटरनेट से कनेक्ट होती थी तो दे कुड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और फिर उसका काफ़ी यूज़ होने लगा, स्टार्टिंग विद ईमेलिंग, और फिर बहुत सारे एप्लीकेशन उसके बाद में इंटरनेट की आई। अब इंटरनेट में ही सिंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ कंप्यूटर और सर्वर्स ही नहीं, आजकल आपके फ़ोन हुए, आपके बहुत सारी वॉचेज़ आती हैं जो कि आपका डेटा कैप्चर करके बेचती हैं। बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डेटा कैप्चर कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक की इमेजेस क्लिक कर रहे हैं और लाइव फीड भेज रहे हैं, तो देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा आउट देयर। तो ये सारी डिवाइसेस को अगर हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स और सर्वर्स नहीं है, लेकिन अब ये सब डेटा इधर कैप्चर करते हैं, जनरेट करते हैं, जो कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसको आप काफ़ी प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अबाउट अ नेटवर्क ऑफ ऑल डिवाइसेस नाउ कैन जनरेट डेटा एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि इस डायग्राम में स्मार्ट होम्स होते हैं। स्मार्ट होम में अगेन एलेक्सा का एग्जांपल दिया, तो एलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने से डिवाइसेस अगर एलेक्सा से कनेक्ट करके रखी हैं तो दे टॉक टू ईच अदर। एलेक्सा को बोलेंगे कि एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट, तो एलेक्सा लाइट टर्न ऑफ कर देगा। तो ये सब कम्युनिकेट कर रही हैं एक दूसरे से। तो ये ट्रेडिशनली कंप्यूटर नहीं है, बट दे कैन स्टिल कम्युनिकेट एंड डू द वर्क, इसलिए इनको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगेन टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्स द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स that are embedded with sensors, softwares, and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the internet. Again, एक्सचेंज करने के लिए उनको इंटरनेट तो चाहिए, ये एक कम्युनिकेशन मोड तो चाहिए ही है। तो कोई भी अंडरलाइंग इंटरनेट जो है वो उसका यूज करेंगे और देन दे टॉक टू ईच अदर। बेसिकली ये संक्षेप में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो अगर आप
अगली बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर कहीं पे सुनेंगे IoT, तो आप समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे भी स्लाइड में आप देखेंगे कि जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें स्मार्ट हाउस की बात की गई है, वेयरेबल टेक्नोलॉजी की बात की है। आजकल ग्लासेस भी आते हैं, ग्लासेस में कैमरास लगे होते हैं, जो आई ग्लासेस होते हैं। उससे आप अपने फ़ोन में इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सब IoT के अंदर में आता है। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर अगेन एक बहुत इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर की लिमिटेशन होती है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है थोड़ा, तो आप को ये पता होगा कि इंफॉर्मेशन जो भी आप कंप्यूटर में देखते हैं, जो भी वो प्रोसेस करता है, सारी इंफॉर्मेशन बिट्स के फॉर्म में होती है, 0 और 1। और सारा जो काम होता है, इट्स अबाउट परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन दैट बिट्स। तो अगर हम एक नंबर लेते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी में इंफॉर्मेशन को बाइट के फॉर्म में स्टोर करता है, एंड 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। तो अगर आप उसको अरेंज करेंगे 0-1 के फॉर्म में, तो आप 8 को रिप्रेजेंट कर सकते, आप कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमको दो नंबर को एडिशन करना है, तो ये बिट्स एक ट्रांजिस्टर से पास होती हैं, जो कि उसमें कुछ गेट्स वगैरह होते हैं, जो कि वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और आप को आउटपुट दिखता है स्क्रीन पे। अब पहले कंप्यूटर्स बहुत बड़े-बड़े हुआ करते थे। इनफैक्ट जो सबसे पहले बने थे वो तो बिल्डिंग के साइज़ के हुआ करते थे। उसके बाद में अगर आप देखें, तो अब एक आपके हाथ में जो स्मार्टफ़ोन रहता है, इट्स अ कंप्यूटर इन इटसेल्फ, वो भी कंप्यूटर ही है। तो साइज़ को कितना स्मॉल कर सकते हैं? आई मीन इससे ज़्यादा और कितना स्मॉल करेंगे? आप उसको यूज़ करना अगर चाहते हैं, अगर डे टू डे लाइफ़ में, तो साइज़ की एक लिमिटेशन है। अब साइज़ तो ऑलरेडी इतना स्मॉल है कि ट्रांजिस्टर की अगर आप बात करें, तो ट्रांजिस्टर ब्लड सेल से भी छोटा होता है। लेकिन अगर उसको और एडवांस करना है, और अगर हम एडवांस करने की बात करते हैं, तो कंप्यूटेशनल जो पावर होती है कंप्यूटर की, उसको इंक्रीज़ करने की बात करते हैं कि अगर आपने उसको कुछ काम दिया है, तो कितने जल्दी कर सकता है। तो वो उसकी कैपेसिटी की बात होती है। तो उसको अगर इंक्रीज़ करना है, तो अब हमारे पास ऑप्शन ये रह गया है कि फिज़िकली तो लिमिटेशन रीच कर दी है। तो अभी जो बिट बिट जो होती है, जिसमें कि ईदर 0 और 1 मेंटेन होता है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब दे हैव कम अप विद समथिंग कॉल्ड क्यूबिट। इट्स अ क्वांटम बिट। तो क्वांटम बिट में दे से कि इसको 0-1 सिर्फ एक ही वैल्यू ना स्टोर करके, इट कैन स्टोर ईदर ऑफ द टू वैल्यूज, 0 and 1, डिपेंडिंग ऑन कि जब वो इट्स अ फोटोन, राइट, क्वांटम इज ऑल अबाउट लाइट। तो जब वो फिल्म पे हिट करता है, उस टाइम पे उसमें क्या कैप्चर हुआ है, तो इट कैन ईदर स्टोर 0 और 1। तो इस कारण उसकी कैपेसिटी और उसकी कंप्यूटेशन पावर काफ़ी गुना बढ़ जाती है। अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप अपने डे टू डे कंप्यूटर्स में देखिए। इस पे भी काफ़ी काम हो रहा है, तो आने वाले समय में हमको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। Quantum computing is the use of quantum phenomena such as superposition and entanglement to perform computation. Computers that perform quantum computations are known as quantum computers. और एक फैंसी सा यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, पता नहीं कहाँ का क्वांटम कंप्यूटर है, बट हो सकता है अभी ऐसे ही हो। और यहाँ पे थोड़ा और डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भौतिक के अनुसार कोई भी परमाणु, एटम, प्राकृतिक रूप से घूमता है, और ये जो स्पिन होता है, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ। यानी आप अप एंड डाउन, और अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, तो प्रत्येक चीज़ को 0 और 1 के फॉर्म में रखा जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, 0 और 1 के फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। यानी परमाणु का ऊपर जाने वाला चक्रण 1 हो सकता है, और नीचे आने वाला 0 हो सकता है। लेकिन अगर परमाणु के चक्रम का मापन किया जाए, तो यह एक ही समय में ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकता है। इसी वजह से ये
आपके पारंपरिक कंप्यूटर के बिट के बराबर नहीं होता, इसलिए इसे क्यूबिट कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया क्वांटम बिट। क्वांटम बिट्स के मुकाबले काफ़ी अलग होता है। बिट्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो या तो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, लेकिन क्यूबिट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ही बार में 0 और 1 दोनों फॉर्म में हो सकती है, जिससे कंप्यूटेशनल स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। जो मैंने आपको पहले बताया उसी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है ये। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन। आजकल काफ़ी सुनने में आता है, ऑल्दो हम इसकी एप्लीकेशन अभी रियल लाइफ में ज़्यादा नहीं देखते। तो क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो ब्लॉकचेन, जैसे कि नाम में ही लिखा, नाम से समझ में आता है कि अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। तो जो भी डेटा होता है, अगर डेटा को अरेंज कर दिया जाए वन आफ्टर द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, देन इट इज कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। ये चेन तो कोई भी बना सकता है। चेन बनाने का एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी पहले टाइम में आई थी, और इसका इंट्रोडक्शन इसीलिए हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प किया जा सके, ताकि अगर आपके फोल्डर में एक कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आप कहते हैं कि 1 साल पुराना है, आप उसको टेम्पर करते हैं तो उसका टाइम स्टैम्प चेंज हो जाता है। तो ये सब ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे पहले। उसके बाद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया। देयर इज समथिंग कॉल्ड बिटकॉइन। सो देयर इज अ क्रिप्टो करेंसी, जो कि ट्रेडिशनल करेंसी नहीं होती, जो कि डॉलर रुपए जैसी करेंसी नहीं होती। वहाँ पे वर्चुअल कॉइन्स होते हैं जिनको बिटकॉइन्स कहते हैं। तो एक कंपनी है, रादर इट्स नॉट अ कंपनी, टेक्नोलॉजी कहेंगे, करेंसी कहेंगे, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जो इसका यूज़ करती है, और अब वो काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप नैस्डैक और अदर प्लेसेस में अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे, नैस्डैक में तो नहीं, बट हाँ, अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करते हैं तो उसमें क्रिप्टो करेंसी आती है, इथीरियम होता है, बिटकॉइन होता है। एक बिटकॉइन तो अब करीब 18-19 हज़ार डॉलर का होता है। तो काफ़ी एडवांसमेंट हो गए हैं। इसको काफ़ी फूल प्रूफ माना जाता है, और फूल प्रूफ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके काम करने का तरीका ऐसा है कि इसको हैक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो होता ये है, और ये प्राइमरीली जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्केट में, ट्रेडिंग मार्केट में अगर आपको कोई ऑर्डर खरीदना है, तो आप एक ट्रांजैक्शन इनिशियलाइज करते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन जो होता है, उसको हम बनाते हैं एक ब्लॉक के फॉर्म में। ये टेक्नोलॉजी से उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाता है एक ब्लॉक के फॉर्म में। तो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक टर्म है, इट्स ऑल अबाउट द डेटा। ठीक है। उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हैश। हैश होता है, हैश को अगर हम सिंपल टर्म में माने तो इट्स काइंड ऑफ अ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट किसी का भी बहुत ही यूनिक होता है, किसी भी 2 फिंगरप्रिंट को कभी मैच नहीं किया जा सकता। तो जो डेटा आपने ब्लॉक में डाला है, उस डेटा का यूज करके एक बनाया जाता है हैश। कोई भी फॉर्मूला यूज करके, कोई भी एन्क्रिप्शन यूज करके बनाते हैं समथिंग कॉल्ड अ हैश। अब वो जो हैश की बनती है, अ, वो हैश की यूज होती है सेकंड ब्लॉक में। तो अगर हम माने कि एक 3 ब्लॉक की अगर चेन है, तो पहला ब्लॉक, सिंस उसके पहले कुछ नहीं है, तो उसकी प्रीवियस जो कहेंगे, पहले की हैश की 0 रहेगी, क्योंकि उसके पहले कुछ नहीं है। लेकिन अगर बीच वाले ब्लॉक की बात करें, तो वो पहले वाले ब्लॉक की हैश की को यूज करता है। इसी से चेन बनती है। तो पहले वाले की हैश की दूसरे ब्लॉक में, दूसरे वाले ब्लॉक की हैश की तीसरे ब्लॉक में, ऐसे चेन बनती जाती है। तो अगर अगर कोई हैक करने की कोशिश करता है, और लेट्स से कि उसने बीच वाला ब्लॉक हैक कर लिया, तो जब वो मैनिपुलेट करता है या उसको उसमें कुछ भी टेम्पर करता है, तो वो हैश की चेंज हो जाती है। जैसे बीच वाले ब्लॉक की हैश की अगर एबीसी थी, और टेम्पर करने के बाद सिंस उसमें डेटा चेंज हुआ, तो उसकी हैश की चेंज होके 1 2 3 हो गई। अब जो तीसरा वाला ब्लॉक है, उसको अभी भी पता है कि उसके पहले वाले ब्लॉक में एबीसी होना चाहिए, लेकिन जब वो देखता है कि 1 2 3 है, तो वहां से वो सब फेल हो जाता है। तो जैसे ही कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट होता है ब्लॉकचेन पे,
वो बहुत ही जल्दी उसको वहीं पे रोक देता है, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत फूल प्रूफ है। इसमें और भी एडवांसमेंट्स हैं कि आजकल सिंस कंप्यूटर इतने फास्ट और स्मार्ट हो गए हैं कि वो सारे के सारे ब्लॉकचेन रेप्लिकेट कर सकता है आने वाले ब्लॉक्स में भी। तो उसके लिए उन लोगों ने एक दूसरा फैक्टर डाला है कि along with the hash key it also uses something called proof of work। एक ब्लॉक को बनाने में टिपिकली 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट वो एम्बेडेड रहते हैं ब्लॉक्स में। तो अगर कोई टेम्पर करता है और सुपर कंप्यूटर या कोई भी फास्ट टेक्नोलॉजी यूज करके अगर वो ब्लॉक की हैश मैनिपुलेट करता है सारे आगे वाले ब्लॉकचेन में भी, लेकिन वो जो टाइम जो है 10 मिनट, वो 10 मिनट तो नहीं वो रेप्लिकेट कर सकता। उसको तो उसने कुछ ही सेकंड में सारा काम कर दिया, लेकिन 10 मिनट जो एक्सपेक्टेड है एक ब्लॉक को बनाने में, वो ओवरराइट हो जाता है, तो अगेन ब्लॉकचेन फेल्स। तो इसलिए बोलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी फूल प्रूफ है और आने वाले समय में हम इसका ज्यादा एप्लीकेशन देखेंगे। अगेन जो मैंने बताया वही उसका डिस्क्रिप्शन है कि थोड़ा यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स आल्सो नोन एज द ब्लॉक of the public in several places or databases known as the chain in a network connected through peer-to-peer nodes. Typically this storage is referred to as a digital ledger. तो ये हुआ हमारा थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में। काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है डेटा साइंस का। तो डेटा अगेन ट्रेडिशनल डेटा जो होता है, तो पहले डेटा को हैंडल करने के कुछ लिमिटेड ही तरीके होते थे। आजकल ये हो गया है कि डेटा को और कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए कंपनीज में, तो उसके लिए और भी टेक्नोलॉजीज और दूसरी जगह से, जैसे कि मैथ्स से स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी उठा के उसी डेटा पे अप्लाई करना, और जैसे बिग डेटा हुआ, बिग डेटा आपने सुना होगा अगर, तो डेटा जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस होते थे उनकी लिमिटेशन होती थी, उनको प्रोसेस करने की लिमिटेशन होती थी। बिग डेटा की अगर बात करें तो आजकल जिस तेजी से डेटा जनरेट हो रहा है, जैसे कि अगर हम उसी एग्जांपल की पहले बात करें कि एक कोई ट्रैफिक कॉर्नर पे अगर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि कॉन्स्टेंटली इमेजेस कैप्चर किए जा रहा है पूरे ट्रैफिक की, तो वो उतना डेटा प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में, उतना डेटाबेस भी नहीं बना सकते जो कि इतना मेंटेन करे। तो उसके लिए ये नई टेक्नोलॉजीज आई, बिग डेटा वगैरह, जो कि उनमें एप्लीकेशंस होती हैं, उसके खुद के डेटाबेस होते हैं जो कि फास्टर प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो दे कम अंडर डेटा साइंस। अगेन बहुत ही बड़ा टॉपिक है और एक इन इटसेल्फ कैन टेक द होल डे। डेफिनेशन की बात करें तो डेटा साइंस इज अ concept to unify statistics, data analysis, and their related methods in order to understand and analyze actual phenomena with data. It uses techniques and theories drawn from many fields within the context of mathematics, statistics, computer science, domain knowledge, and information science. Again, ये सब पढ़ने के लिए आपको कोई इंजीनियरिंग की डिग्री या कोई आईटी की जॉब की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग है, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, अगर आप मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जानने को मिलेगा। तो खाली समय में कर सकते हैं, इसमें कोई इंटरनेट की यही खास बात है, नॉलेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तेज़ी से इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ है और इसका यूसेज आजकल सब जगह है, हर किसी के हाथ में आप फ़ोन देखेंगे। काफ़ी कन्वीनियंस भी हुई है कि अगर आपको पहले बैंक जाके लाइन में लगना पड़ता था पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए, वो सब काम अब मिनटों में हो जाता है आपके फ़ोन के थ्रू।
तो कन्वीनियंस तो बहुत हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि काफ़ी फ्रॉड के केसेस भी बढ़ गए हैं। लोग कॉल करके आपसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद में अकाउंट से पैसा निकल जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कंपनीज अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी केसेस होते हैं। इसको रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यूज़र ट्रेनिंग। अगर आप अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको उसके कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर या वायरस आ गए, तो वो सारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सिक्योरिटी जो है उसको अलग-अलग लेयर्स पे अप्लाई किया जाता है। राइट फ्रॉम द एप्लीकेशन, अगर आप एक बैंकिंग की वेबसाइट की बात करें या उसकी ऐप की बात करें, तो लॉगिन करने के लिए आपके पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। उसके बाद में आजकल लॉगिन करने के लिए भी ओटीपी जनरेट करता है एप्लीकेशन। दैट्स अ सेकंड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली यूज़ करते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी के साथ-साथ वो आपसे मे बी अपने आपके कार्ड की के पीछे कोई ग्रिड बनी होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी पूछता है। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेशन में ऑलरेडी बिल्ट की गई हैं आजकल, ताकि ईज़िली फ्रॉड्स और हैकिंग ना हो पाए। लेकिन अगर कोई यूज़र है, अगर सावधान नहीं है, तो उसको कोई कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं कि उसके अकाउंट से पैसा निकल गया, क्योंकि किसी ने कॉल करके बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के उससे बात की और ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। तो ये सब आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सावधान रहें। तो साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम malicious attacks. It's also known as information technology security और electronic information security. तो लाइक आई सेड कि कंपनीज के जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली फिजिकल सिक्योरिटी तो रहती है, कि जो उनका डेटा सेंटर है वो वॉल्ट में रहेगा, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन लेवल पे तो जैसे मैंने बताया कि वो भी सिक्योरिटी बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते टाइम ही नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है, उसके लिए कंपनीज काफ़ी पैसा देती हैं हैकर्स को। जो एथिकल हैकर्स होते हैं, वो उनको इनवाइट किया जाता है कि वो कंपनी की वेबसाइट को हैक करके दिखाएं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी अवार्ड्स भी देते हैं अगर उनके एप्लीकेशन में या उनके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई फ्लॉ निकाल दे। तो कंपनीज काफ़ी कोशिश करती हैं ये टू मेक श्योर कि इसको कितना फूल प्रूफ बनाया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क की सुरक्षा, और एंड यूज़र ट्रेनिंग जो मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है। कंपनीज कैन ओनली डू सो मच। कंपनी अपनी तरफ से बना के आपको दे सकती है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं तो फिर भी डेटा की चोरी हो सकती है। तो ये सब है। एक लास्ट टॉपिक है virtual reality. Now there are some related terms here. Augmented reality. अब reality तो सभी को पता है वास्तविकता क्या होती है। अगर उस वास्तविकता को थोड़ा एनहांस कर दिया जाए तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने एक अपना फोटो लिया, अपने फ़ोन से आपने एक सेल्फी ली, तो वो रियलिटी है, आप जैसे हैं आप फोटो में वैसे ही दिखेंगे। लेकिन अगर आप देखें अपने कंप्यूटर में तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो कि उसमें फ़िल्टर्स लगा देती हैं, या फिर अगर आप स्नैपचैट की बात करें तो उसके खुद के फ़िल्टर्स होते हैं जो कि आप पिक्चर पे अप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने रियलिटी को एनहांस कर दिया। तो उसको हम टर्म दे देते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। सेकंड टर्म एक होता है वर्चुअल रियलिटी। अगर आप कोई ज़ू में जाते हैं तो आपको यहाँ से ज़्यादा शेर देखने को मिलेगा। अगर आप वर्चुअल रियलिटी में आ जाएँगे तो आप डायनासोर
से भी मिल सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि आपको वो एक्सपीरियंस देना है जो कि इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज वर्चुअल रियलिटी। और इन दोनों को अगर मर्ज कर दें, इन दोनों के एप्लीकेशंस को मर्ज करते हैं, तो वी कॉल इट मर्ज्ड रियलिटी। तो दैट्स व्हाट इट इज। और अगेन ये सब कुछ डिवाइसेस हैं, आप देखेंगे जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के एग्जांपल देखेंगे तो स्नैपचैट के लेंसेज होते हैं, गेम्स होते हैं बहुत सारे जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करते हैं। वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो आपने देखा होगा काफ़ी बड़े से वो VR डिवाइसेस आती हैं, जिनको लगा के आप उसमें अपना स्मार्टफोन लगाएंगे तो वो आपको वर्चुअल रियलिटी की का एक्सपीरियंस देगा। बहुत सारे मॉल्स में वर्चुअल रियलिटी के बूथ बने होते हैं, तो आप उसमें जाके एक लेंस लगाएंगे और वो कोई या तो गेम में या फिर कहीं पे प्ले कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप उसका पार्ट हैं। तो बेसिकली दैट्स व्हाट वर्चुअल रियलिटी इज। इस स्लाइड में वही सब के एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं। गूगल ग्लास, ये सब टेक्नोलॉजीज अभी कुछ टाइम पहले ही आई हैं। तो बस यही सब है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। होपफुली आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे होंगे टॉपिक्स। और जैसा मैंने बोला कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जानने के लिए, और यही फ्यूचर है। टेक्नोलॉजी में आप कभी पीछे नहीं जाते, आप आगे ही आगे जाते हैं। तो जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब वगैरह, इंटरनेट तो नॉलेज का भंडार है, तो कोई उसमें लिमिटेशन है नहीं। आपको बस अपना इंटरेस्ट जगाना है, तो बिल्कुल करिए। राकेश जी, बस। धन्यवाद सौरभ जी। थैंक यू वेरी और मच। बहुत आनंद के साथ आपने इस विषय को लिया, क्योंकि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों के सामने आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये जितने शब्द जिनकी व्याख्या सौरभ जी ने कही है, AI हो या वर्चुअल रियलिटी हो, ये सारे के सारे विषय उन्होंने रखे हैं। चलिए, ये पूरे विषय जो हैं इनके कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान में आ रहे हो तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। बसंत कुमार जी लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, नाइस। अनु गुप्ता जी लिख रहे हैं। और कोई एग्जाम्पल और ध्यान में आयो? वर्चुअल रियलिटी, ठीक कहा। AR VR MR, नाइस, वेरी गुड, ओके। बिटकॉइन, मधु जी ने AR VR MR, ओके। साइबर सिक्योरिटी, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके कोई एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में आ रहे हो? कोई उदाहरण आपको ध्यान में आ रहे हो? जैसे कि गूगल पर हम बात करते हैं और गूगल पर हम कोई मैप पर सर्च करते हैं, तो अगर पुरुष सर्च करेगा तो महिला उत्तर देगी, और महिला सर्च करेगी तो पुरुष उत्तर देगा। ये भी AI है। बहुत बढ़िया। डाटा साइंसेस, वेरी इंफॉर्मेशन। एलेक्सा, आदित्य यादव जी लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये विषय हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि कंप्यूटर भी साइंस है, कंप्यूटर भी विज्ञान है, इसलिए विज्ञान की इस कार्यशाला में ये विषय हम लोगों के बीच में आने चाहिए थे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चूंकि अब से 2 दिन तक कुछ विषय ये भी जुड़ने वाले हैं, इसलिए सौरभ जी ने इन विषयों को हम लोगों के बीच में रखा। सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। और काफी परिश्रम से इसी फील्ड में है ये वर्षों से, और अमेरिका में भी भारत के झंडे बुलंद कर रहे थे बेंगलोर से जाकर। उनका भी स्वागत है, धन्यवाद। और सीधे ही अब अगले विषय की ओर हम चलते हैं, साइंस अमेजिंग फैक्ट के लिए। विपिन जी हमारे बीच में है। विपिन जी, विपिन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भाई साहब। जी स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। अभी मैं 1 मिनट जो अपने सौरभ जी है ना, उनके ऊपर बोलना चाहूंगा। वो वास्तविकता में उन्होंने बहुत अच्छा जानकारी दिया है। हम अमेजिंग फैक्ट की बात करेंगे। एक टॉपिक दिया है उन्होंने, IoT, मैंने पूरा सुना उनका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका हिंदी में अगर बोलें तो इंटरनेट की वस्तुएं। और मेरे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं अभी अपनी ATL में बैठा हूँ। तो मैंने इस पे काम किया है, इस पे 2 बनाए थे प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट मैंने एक्चुअली होता क्या है, अपनी ईमेल आईडी है ना, तो ईमेल आईडी से हम इंटरनेट से अपना एक की तैयार करते हैं। वो जानते हैं, विस्तार से मैं बताऊंगा नहीं, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो 2 प्रोजेक्ट बनाए थे। पहला प्रोजेक्ट था कि हम घर बैठे ही अपनी लैब की जो जितनी भी लाइट्स हैं अंदर बाहर की, वो ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, कि हमारे जो किसान हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है, वो घर बैठे ही अपने कुएं की मोटर, कुएं की लाइट
को शाम को रात में कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ये मॉडल अखिल भारतीय स्तर पर गया था अपना, और तरुण के भैया जो है ना, उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 2nd प्लेस प्राप्त किया था। बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, अमेजिंग फैक्ट्स पर। आप सभी का स्वागत है। आज का जो अमेजिंग पहला फैक्ट्स है वो ये है कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है। आप कहेंगे चंदन या और भी कहोगे, बट ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है अफ्रीकन ब्लैक वुड। जो लकड़ी है उसे कहते हैं अफ्रीकन ब्लैक वुड। अब अफ्रीकन ब्लैक वुड दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी क्यों है, यहाँ अमेजिंग फैक्ट बनता है। और इसे आप तो इस तरह से आपने देखा कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, अफ्रीकन ब्लैक वुड। तो अफ्रीकन ब्लैक वुड के बाद हमारा दूसरा अमेजिंग साइंस फैक्ट है कि एक दिन मैं माचिस देख रहा था और मैंने देखा ये माचिस की कीमत केवल 1 रुपए है। और इसके अंदर सोचने वाली बात है कि इतनी तीलियां हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि इन तीलियों को तैयार करो, तो आप उसको उस 1 रुपए की माचिस को 10 रुपए में भी आप तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। मेरा एक मित्र है, वो माचिस बनाने की, तैयार करने की फैक्ट्री में काम करता है। मैंने उससे कहा हमको एक छोटा सा वीडियो आप भेजिए, तो मैंने उसकी मिक्सिंग तैयार की है। अभी आप देखेंगे कि कितनी आसानी से माचिस की तीलियां तैयार होती हैं। देखिए आप, तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी तीलियां एक साथ तैयार हो जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि 2nd अमेजिंग फैक्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद विपिन जी। और ऐसे नए नए अमेजिंग फैक्ट हम लोगों के बीच में रोज रखते हैं आप। धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ बालकों में भी इनकी रुचि हम कैसे जगाएं, इस प्रकार के विषय हैं। धन्यवाद। और अब सीधे ही हमारे बीच में अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। और जैसे कि बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस प्रकार के कई शब्द आए हैं जो आचार्यों को समझने के लिए बड़े आवश्यक हैं, चाहे वो कंप्यूटर विज्ञान के हों जो सौरभ जी ने बताए, अथवा जो शिक्षण तकनीक के यानी पेडागोजी के कोई सब्जेक्ट हो, उनमें भी कई, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंसी की ये जो बात है, उसमें भी ऐसे बहुभाषिकता तो ये सारे शब्दों की व्याख्या भी हम लोगों के ध्यान में आनी चाहिए। और साइंस से रिलेटेड ये विषय कैसे हो सकते हैं, इन विषयों की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर सिमी त्यागी जी जुड़ी हुई हैं गाजियाबाद से। सिमी दीदी पहले दिन से ही हम लोगों के साथ लगातार जुड़ी हैं, हमारी सारी चर्चाओं में भाग ले रही हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं वो। और आज से उनके विषय प्रारंभ हो रहे हैं। सीधे ही मैं सिमी जी को आमंत्रित करता हूं, अपना विषय प्रारंभ करें। सिमी जी। सिमी दीदी आप सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। थोड़ी आवाज देखिए। और अच्छा, अभी जी ठीक है अब सर ठीक है, आवाज? अब ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सर विजिबल है स्क्रीन? यस यस यस। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन साइंस, लेकिन इसके साथ में मैंने थोड़ा सा ये भी लिया है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इन साइंस, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा है, वो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले यही है कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या है या मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, या ये दोनों इनमें कितना कोरिलेशन है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अगर हम पर्टिकुलरली एजुकेशन की बात करें, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें, तो उसमें मल्टीपल डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स, ये इन सबका समावेश, इन सबका इंटीग्रेशन हो जाता है, एजुकेशन को उस तरफ ले जाना। और अगर हम ये कहें कि इंटरडिसिप्लिनरी, तो ये इसमें कैसे डिस्टिंग्विश है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रा डिसिप्लिनरी,
इंट्रा और इंटर, ये दोनों टर्म्स हम सभी अच्छे से जानते हैं। इंट्रा मतलब विद इन द, किसी के अंदर की बात, और इंटर तो वो कोलैबोरेटली, जैसे इंट्रा डिसिप्लिनरी में एक ही सब्जेक्ट के चारों तरफ बातें घूमती हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी की ऑब्जेक्टिव तो एक है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो एक दूसरे की बाउंड्री लाइन को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे के सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, और उस गोल को लेने के लिए वहां पर सारे डिसिप्लिन्स की जरूरत होती है। अभी एग्जाम्पल से भी इसको बताती हूँ, मैं पहले इस डायग्राम से बताना चाहती हूँ। क्रॉस डिसिप्लिनरी, ये तीनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इंट्रा डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी और क्रॉस डिसिप्लिनरी, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो जिगलर ने 1990 में दी थी, और इसके बाद फिर इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी इसमें ऐड हुआ है। अब इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है, जो मल्टीपल हमारे सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, वो पर्टिकुलर एक गोल के लिए वो आपस में इंटीग्रेशन हो जाता है, वो एक दूसरे के नॉलेज में, एक दूसरे के साथ शेयरिंग में आ जाते हैं, कोलैबोरेशन में आ जाते हैं। और ट्रांसडिसिप्लिनरी, ये इतना ज्यादा कोलैप्स हो जाता है कि ये एक नया डिसिप्लिन को भी जनरेट कर देता है। यहाँ पर नॉन अकेडमिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी तक तो आपका अकेडमिक्स का चलेगा, यहाँ पर नॉन अकेडमिक्स पार्टिसिपेंट्स भी आ सकते हैं। यहाँ मल्टीपल डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी, सॉरी, इन दोनों में ऐसे डिफरेंस है कि हमारा गोल तो जैसे अलग अलग है। यहाँ पे ज्वाइन टुगेदर टू वर्क ऑन कॉमन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है आपके पास, उसमें दोनों साथ साथ चलेंगे, फिर वो स्प्लिट हो जाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट में, फिर से फर्दर वो स्प्लिट हो जाते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है कि दो सब्जेक्ट्स है, दोनों एक साथ में कहीं ना कहीं मर्ज हो करके और एक नई डिसिप्लिन को या रिसर्च फील्ड को वो उसको फोर्ज न्यू, मतलब नई डिसिप्लिन को बनाते हैं। ये जो पीछे मैंने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी है, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इंटरडिसिप्लिनरी वर्किंग विद इन अ सिंगल डिसिप्लिन, क्रॉस डिसिप्लिन व्यूइंग वन डिसिप्लिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर, मल्टीपल डिसिप्लिनरी पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स वर्किंग टुगेदर, ईच ड्रॉइंग ऑन देयर डिसिप्लिनरी नॉलेज। और इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी इट क्रिएटिंग अ यूनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स बियॉन्ड अ डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि नॉन एकेडमिक्स भी इसमें आ जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय हैं: शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत भाषा, संगीत शिक्षण, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। ये पांचों जो हमारे आधारभूत विषय हैं, ये हमारे एनईपी में, अगर हम एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें चैप्टर 11 में पार्ट 2 है, और इसमें हेडिंग है ये टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो हमारे विद्या भारती में तो ये सारे पांचों जो है वो पहले से ही इस पर काम करती है। यहाँ पर ये, जैसे इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी सच एज तक्षशिला और नालंदा। इसमें 64 जो 64 कलाएं हैं बाणभट्ट और कादम्बरी में, इसमें उसका जिक्र हुआ है। और वो जो कलाएं हैं उसमें केवल ऐसे नहीं कि कोर सब्जेक्ट है, कोर एरियाज हैं, उसमें प्रोफेशनल फील्ड्स का भी जिक्र है, सिलाई कढ़ाई का, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, सॉफ्ट स्किल्स, वो सब कुछ है। तो वो कहीं ना कहीं बीच के इराज में वो चीज खत्म हुई थी, अब वो वापस से एनईपी में जो 21st सेंचुरी स्किल है, जो 12 कैपेबिलिटीज हैं, द 12 कैपेबिलिटीज इन 21st सेंचुरी स्किल, वो इसके थ्रू ही वो कंप्लीट होगी। होलिस्टिक और मल्टीपल अप्रोच प्लस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये उसी में से मैंने लिया हुआ है पार्ट 2 में से 11 नंबर पे 11.3 का है ये, कि होलिस्टिक एंड मल्टी disciplinary education would aim to develop all capacities of human beings, intellectual, aesthetic, social, physical, emotional and moral in an integrated manner. Proper जो ये first 4 lines हैं, ये इस पर तो हमारी विद्या भारती पहले ही काम करती है, इसको और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये सब चीजों का इसमें जिक्र है। वोकेशनल कोर्सेज हैं, सोशल साइंसेज है, प्रोफेशनल, टेक्निकल, सोशल एंगेजमेंट, सॉफ्ट स्किल एक्सेट्रा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किसी भी टीचर के लिए एक ऐसा नहीं कि आप लैब गए, क्लासरूम में गए और आपने
कुछ भी कराना एकदम स्टार्ट करा दिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करने के लिए जैसे प्रॉपर मैथ्स का या साइंस का टीचर है, उसको और सब्जेक्ट टीचर्स के साथ में कोलैबोरेशन रखना होगा, या 2-3 टीचर्स एक साथ में कंबाइंड होकर क्लास लें। जैसे यहाँ पर मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि इंटरडिसिप्लिनरी टीचर्स दे मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। दे मस्ट हैव द कंपैटिबिलिटी, कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्योरी, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, और इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, that ability to work collaboratively with other teachers and specialists। तो हमारी रिसर्च में भी ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, it in research it indicates that the brain processes information more efficiently when presented with holistic and interdisciplinary studies। हिंदी में holistic और interdisciplinary holistic तो सर्वांगीण होता है, interdisciplinary अंतर विषय, और मल्टीडिसिप्लिनरी या बहुविषय। अब सीधे से आ जाते हैं कि हाउ डू वी अप्लाई दिस अप्रोच इन साइंस। ये तो सिर्फ बातें हैं, बहुत सारी डेफिनेशन, सब कुछ है, सब पता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल हमने क्लास 9 का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर है ये। इसमें ये कंटेंट्स हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इन कंटेंट्स को देखते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अप्लाई करते हुए कैसे हम एक क्लासरूम टीचिंग कर सकते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन इसमें कैसे इंक्लूड हो सकती है। जैसे हम फर्स्ट लॉ या बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो वहां पे टग ऑफ वॉर का एक एग्जांपल दिया जाता है, तो वो आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेट है। जो आपका सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां पर आपका क्रिकेट का जो हम बॉलिंग करते हैं उस टाइम पे वो वाला एग्जांपल, गेम्स का वो सारे एग्जांपल्स इसमें सेट होते हैं। इनर्शिया के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, इनर्शिया के वो कैरम बोर्ड के थ्रू, और फुटबॉल किकिंग, ये सब फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट है, और आप इससे अपने क्लासरूम टीचिंग को और क्रिएटिव और क्यूरियोसिटी बच्चों में याद करा सकते हैं। सोशल स्टडीज को कैसे इंक्लूड किया जाए, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब वहां पर इस चैप्टर में गैलीलियो साइंटिस्ट है, उनका जिक्र आया, तो गैलीलियो का लाइफ स्पैन बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि 1564 टू 1642। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट वहां बैठा है जो मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द साइंस चैप्टर और स्पेशली फ्रॉम द फिजिक्स, की फिजिक्स आया और एकदम बच्चा डर जाता है। तो आप इंटरडिसिप्लिनरी से ये है कि हम हर सब्जेक्ट को लेते हुए जो हमारा पर्टिकुलर हमें लॉज ऑफ मोशन करानी है, गैलीलियो का जिक्र आया है, ठीक है, तो वहां पर हम उसका वो कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोशल स्टडीज में यहाँ पर 1564 1642 लिखा हुआ है जैसे, तो इसका आप इसको कोरिलेट कर दीजिए वहां पर कि भाई हिस्ट्री में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, और ये हिस्ट्री के 9th स्टैंडर्ड की ही बुक में लिखा हुआ है, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र है। तो इसको थोड़ा सा वहां पे ट्रिगर करना होगा। कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा जो सोशल स्टडीज को भी जानता होगा, नहीं तो आप लोग आपको पहले अपनी नॉलेज को लेकर के इसको जाना चाहिए वहां पर, कि कोई नहीं बता रहा है तो वो आपको वो कहना होगा। अब है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फर्दर हम वहां पर ग्लोब को वहां पर रखना चाहिए। ग्लोब से हम भाई ठीक है, ये इटली में है, ये इंग्लैंड में है, तो थोड़ा आपने ग्लोब का दिखा दिया, वहां पर ज्योग्राफी का पार्ट आ गया है। आर्ट के लिए, आर्ट तो ऐसे जो साइंटिस्ट है उनकी पोर्ट्रेट बना ली। जिस बच्चे को साइंस में जैसे अगर उसको कम इंटरेस्ट है, आर्ट का उसका बड़ा अच्छा उसका है पोर्ट्रेट बनाने का, पेंटिंग बनाने का, तो आप उसको ये वर्क दे दीजिए। फिर जब वो पोर्ट्रेट बना देगा उसके बाद वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप उसको ये भी कहिए, उसको एक टास्क दीजिए कि आप ये बनाएंगे, आपने गैलीलियो बनाया है, तो आप इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इंक्लाइंड प्लेन का एक्सपेरिमेंट था, उसको एक्सप्लेन और करें। तो वो बच्चा जब उसमें बना रहा होगा तो उसके कंसेप्ट को भी वो पढ़ेगा, इंटरेस्ट उसे उसमें आएगा। तो इस तरह से हम दे तो मल्टीपल टास्क रहे हैं उसे, लेकिन वो जा रहा है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है चैप्टर, वो हो रहा है, एक ही गोल उसका कंप्लीट हो रहा है। तो अब ये नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में तो आप रोल प्ले दे दीजिए, किसी को भी साइंटिस्ट बना दीजिए, या फिर उसको छोटी छोटी स्टोरी लाइन आपने बना दी कि अब आप गैलीलियो हैं, आपके बाद किसने किसकी रिसर्च आई, आपके बाद इन्होंने क्या किया, आप ऐसे ऐसे उनके पार्ट बना सकते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ पर
फिजिकल एजुकेशन, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, आर्ट और इंग्लिश, ये सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया इसमें यहाँ पर, ये क्लास 7th का है, चैप्टर 16 है वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स, ये चैप्टर का नाम है। तो वाटर साइकिल यहाँ पर क्लास 7 की ही जो सोशल साइंस की बुक है अवर एनवायरनमेंट, उसमें चैप्टर नंबर 5 में उसमें भी है वाटर साइकिल, और ये वाटर साइकिल साइंस में भी है, साइंस का चैप्टर है 7। तो यहाँ पर रेनफॉल का जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ चैप्टर 7 का, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। यहाँ पर ये दूसरा चैप्टर आया वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, वहां से वो लाइन उसको वहां पर समझाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, दोनों में कोरिलेट हो रहा है। सोशल साइंस में अगर हम देखें कि भाई हिस्ट्री को, हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे इसको साइंस के थ्रू इस वाले चैप्टर से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे हो सकता है कि वहाँ चैप्टर नंबर 5 है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, और इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट द टेम्पल्स विद होली सरोवर इन अमृतसर। तो उनसे कुछ ऐसे टेम्पल्स के नाम पूछे जाएं कि जो होली सरोवर में हो, ऐसा कोई टेम्पल बताइए। फिर वो, क्योंकि वहां पर भी वाटर से रिलेटेड है, अब इतना सब होने के लिए टीचर की मेहनत ज्यादा हो जाती है। उसको अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर वो कंटेंट पढ़ा रहा है तो उसको वो कोरिलेट कर ले कि उसका ये वाला टॉपिक किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से उसी क्लास में मिल सकता है। एक और इसमें जैसे ट्रिगर द फैक्ट्स अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे ट्रेबिएट, कॉर्बेल, बायोलिस। तो ये अब इसके लिए बायोलिस मतलब जैसे वाटर रिजर्वोयर, जैसे या कुआं या बड़े बड़े कुएं होते हैं जिनके चारों तरफ सीढ़ियां लगी होती हैं, तो ऐसा जिक्र इसमें इसी सेम क्लास में क्लास 7th में ही हिस्ट्री के चैप्टर 5 में है। तो जब साइंस के टीचर को भी थोड़ी सी नॉलेज लेगा कि भाई मैं अगर अब वाटर पढ़ाने जा रहा हूँ या प्रेशियस रिसोर्स है, तो वाटर के बारे में एक बार मैं, बेशक 7th का बच्चा है लेकिन मैं H2O का जिक्र कर सकता हूँ। इट डजेंट मैटर कि वो इन्वॉल्व है या नहीं, वो फॉर्मूला उसमें अभी आ गया है या नहीं आ गया है, H2 हम बता सकते हैं। उसका हमने सोशल साइंस से उसका जिक्र कर दिया। वाटर बॉडीज क्या है, कितना पानी कितनी मात्रा में पाया जाता है, उसका हमने जिक्र किया। हिस्ट्री से हमने इसको कैसे कोरिलेट करा, और टेम्पल्स क्यों सारे टेम्पल्स को खत्म करते रहे। तो वहां पर ये सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमें खुद को भी होगी, तभी हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए एजुकेटर्स को, टीचर्स को आपस में टीम वर्क की तरह काम करना होता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है, कोरिलेशन बिटवीन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो एक्टिविटीज हैं वो इट encompasses द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आल्सो। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या जैसे ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच स्टिमुलेट्स एंड enables द लर्नर टू प्ले अ critical role in learning process, and it can be adopted easily by the collaboration of experiential learning activities of different aspects of subjects. ये कुछ हमारी स्किल्स हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशंस, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस। कैरियर और लाइफ स्किल में फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ डायरेक्शन, सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे 21st सेंचुरी स्किल्स की 12 कैपेबिलिटीज सब इसमें आती हैं, और ये सारी ही अकम्प्लिश की जा सकती हैं, पाई जा सकती हैं, किसी एक स्टूडेंट में डाली जा सकती हैं by following the or applying the interdisciplinary approach. डिजिटल लिटरेसी आ सकती है। डिजिटल लिटरेसी अब आप कहें कैसे डाल देंगे, आप इसमें साइंस में कैसे डाल दोगे, तो बच्चों को छोटा छोटा आप कंटेंट दे सकते हैं कि आप इसकी पीपीटी बनाइए, या इसको आप इसका टेबल फॉर्म में बना दीजिए, या आपको बता दिया कि जैसे वाटर का इतना इतना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज ड्रिंकिंग है, कितना परसेंटेज नॉन ड्रिंकिंग है, तो उसको एक कोई भी पाई डायग्राम या कोई भी वीन्स डायग्राम किसी के थ्रू भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम डिजिटल लिटरेसी स्किल्स इसमें शो कर सकते हैं। ये सारे हमारे इनके करने के मेथड कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, परफॉर्मेंस टास्क है, डिस्कशंस, प्रेजेंटेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, केस स्टडीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन एनालिसिस, डिजिटल पोस्टर, ब्लॉगिंग, वीडियोस, माइंड मैपिंग। तो इन सब से सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे, इनसे एक बात तो है कि ऐसा भी नहीं है
कि आप क्लासरूम में गए और आप एंड यू थिंक कि I should apply the multiple disciplinary और interdisciplinary approach in science और वो एक ही क्लास में एक ही बार में खत्म हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है। क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है ये अप्रोच, स्कूल के बाहर भी हो सकती है। अब जैसे ये रोल प्ले का था, ये चैप्टर 9 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें ये पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें बच्चों को रोल प्ले दे दिया। ये तो ऐसे कराया था कि जैसे बीच में प्लेग्राउंड एक्टिविटी थी, न्यूक्लियस बना दिया, बच्चों को कहा कि अच्छा ठीक है तुम हाइड्रोजन हो, बच्चों को नाम दे दिया कि यू आर द हाइड्रोजन और आप अपना बना के दिखाइए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यू आर द एलिमेंट हाइड्रोजन, अपने एटम का एक स्ट्रक्चर बनाइए, तो वो बना रहा है। फिर किसी को बेरिलियम बोल दिया, मैग्नीशियम बोल दिया, तो ये इस तरह से रोल प्ले एक्टिविटी केमिस्ट्री में भी कराई जा सकती है और हमारे स्कूल में ऐसा कराया जाता है। अब एक जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक साधारण सभा की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक लाइव क्लास दिखाई गई थी जिसमें जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए वो लाइव चले थे, तो वो पूरा का पूरा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर डिपेंड होता है। उसका मैं थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि हाउ डू वी अप्लाई द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच in a particular subject or of area.